नाज़रीन, द पोस्टमैन की नशरियात में हम आपका खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। पर आ चुके हैं डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और सबसे बड़ी बात एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं। आपने उनको सोशल मीडिया पर कंटिन्यूअसली देखते भी हैं। किस तरह से ये बहुत सारे स्कैम्स को अभी तक उन्होंने एक्सपोज़ किया, चाहे वो यूनिवर्सिटी का मसला हो, स्काउट्स का मसला हो या इसके अलावा बाकी जो मसले हैं, जेकेपीएससी का मसला हो, उन्होंने उनको एक्सपोज़ किया है विद फुल प्रूफ। इस वक़्त हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक साहब बिल्कुल जुड़ चुके हैं। हम इनसे इन्हीं सवालात के बारे में, इन्हीं चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। पहले हम आपकी लाइफ़ के बारे में जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखिए, अगर हम इनिशियली देखेंगे, पहले मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन यहीं से लिया है। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से ही है, क्योंकि मेरे डैड जो थे वो जनरल मैनेजर अनंतनाग में ही थे, तो मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई। फिर उसके बाद मेरा मूव हो गया हम हायर स्टडीज़ के लिए अलीगढ़। अलीगढ़ से फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, पीएचडी किया, और उसके साथ-साथ मैं ग्रेजुएशन के साथ-साथ ये मैं सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहा था। और मेरे मेन सब्जेक्ट्स थे ज्योग्राफिया और सोशियोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट्स। मैं 2 बार आईएएस इंटरव्यू में भी ड्रॉप हुआ हूँ और केएस में भी 1-2 बार ड्रॉप हुआ हूँ इंटरव्यू में। उसके बाद मैंने इवन, क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स थे सोशियोलॉजी और ज्योग्राफिया, जब मैंने एक सब्जेक्ट में पीजी, पीएचडी कंप्लीट किया, फिर उसके साथ-साथ मैंने डिस्टेंस थ्रू सोशियोलॉजी से पीजी किया, उसके साथ उसमें भी जेआरएफ हूँ मैं। उसके साथ जेंडर स्टडीज़ और एक सब्जेक्ट है वुमेन स्टडीज़ जिसको कहते हैं, उसमें भी मैं जेआरएफ हूँ। उसके बाद मैंने उसमें दूसरी पीएचडी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से 2016 में कंप्लीट की। बहैसियत असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भी आपने काम किया है, लेकिन उसके बाद आपको नौकरी से मतलब टर्मिनेट किया गया। क्या वजूहात थे जिसकी बिना पर आपको देख सर्विस टर्मिनेट किया गया? देखिए, जो मेरा फिर मुँह रहा, वापस मैं आ गया कश्मीर सर्व करने के लिए। तो उसके बाद मैं अपॉइंट हुआ, 2016 में अपॉइंटी हुआ। उसके बाद 2017 में यहाँ पर बहुत बड़ा घपला हुआ था रहबरी खेल में, अगर आप अभी भी नेट पे देखोगे। तो मैंने उस दिन आर्टिकल भी लिखे, मैंने सोशल मीडिया पे चलाया कि बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट वाले, उनको अपॉइंट किया गया, उनसे 70,000, 80,000, 1 लाख लिया गया। इवन एक लड़की जो इंटरव्यू देने गई थी, उसको इवन विटामिन सी के बारे में नहीं पता था, कौन-कौन से फ्रूट में विटामिन सी होता है। रहबरी खेल की वो कैंडिडेट थी, उसको इन किया गया, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट थे उनको ड्रॉप किया गया। और जो पैनल में मेरे पास वो फ़ाइल अभी भी पड़ी है, जो पैनल में जिन लोगों को उनको लेना था, इन करना था, उनको 15 में से 15 मार्क्स, 14.75, 50 ऐसे-ऐसे पैनल में मार्क्स दिए गए, और वो सब इन। जब वो सब इन हो गए, तो मुझे बहुत झटका लगा, और मैंने लिखा भी, और मैंने इवन सोशल मीडिया पे भी चलाया। जब मैंने ये दोनों चीज़ें की, तो ये पिंच हो गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि मैंने उनका ही नाम लिया। ये पिंच हो गया उन लोगों को, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे खिलाफ मतलब पुलिस को डायरेक्ट किया कि इसको एफआईआर में बुक किया जाए। पुलिस का तो कोई कसूर नहीं, क्योंकि ऑनेस्ट ऑफिशियल्स तब भी पुलिस में थे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने करप्शन स्कैम को, उसमें फॉर्मर डीसी जिनकी अब डेथ भी हो गई, वो थे वहाँ पर। उन्होंने अपने उन स्कैम्स को छिपाने के लिए, उनको हाइड करने के लिए पुलिस को डायरेक्ट किया कि इसको बुक करो। 13 यूएलएपी में फिर मुझे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के ज़रिए 1-2 एफआईआर लगे, एक 18 में लगा, एक 19 में। क्योंकि मैं तब भी यही स्कैम्स ओपन करता था। इवन नरेगा, जो मनरेगा काम है, उसमें भी बहुत सारे पंच, सरपंच इन्वॉल्व थे, उनको मैंने हाइलाइट किया। तो उन पंचों और सरपंचों ने भी डीसी के पास गए वो, और क्योंकि एनसी का थोड़ा-सा दबाव था और एनसी के वो वर्कर्स थे, तो उन्होंने मुझे और एक एफआईआर में 2019 में बुक किया। फिर मुझे जेल हुई। इवन 2019 20 में जब कोविड था, तो मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था। उसके बाद 2021 में मेरी ट्रांसफ़र कुलगाम कॉलेज से सीधे उधमपुर कॉलेज, और उधमपुर कॉलेज से मुझे अरेस्ट किया गया। उसके बाद मुझे 25th 6th अप्रैल को टर्मिनेट किया गया। आपके पास ये भी सुनने को आया कि आपके पास कनाडा जाने का भी ज़बरदस्त एक मौका था, लेकिन आपने वो भी मौका बीच में ही छोड़ दिया। आपने फिर कश्मीर कश्मीर के अलावा भी आप किसी और जगह जा सकते, लेकिन आपने कश्मीर को ही क्यों चूज़ किया? देखिए, जब मैंने डॉक्टरेट कंप्लीट की, फिर मैंने पोस्ट डॉक्टरेट के लिए अप्लाई किया ब्रिटिश कोलंबिया बिल्कुल। यूनिवर्सिटी, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा में है, बीसी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर मेरा पोस्ट डॉक्टरेट हुआ था। तो मैंने घर वालों से भी बात की, लेकिन मैं खुद इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरे डैड जो मैक्सिमम चाहते हैं ये आईपीएस बने, और आईपीएस बन के ये सर्व करें नेशन को।
और उनका यही ड्रीम हमेशा था। फिर मैंने तैयारी भी की, लेकिन बदकिस्मती से अल्लाह की मर्ज़ी और कुछ होती है, या केएस में भी मैं इंटरव्यू में ड्रॉप हुआ। फिर जब मुझे वहाँ मौका मिला तो मेरे ज़मीर ने कहा नहीं, मैं यहीं रुकूँगा, क्योंकि कश्मीर में मैं यहाँ बीच-बीच में आता था, साल में 1 बार, साल में 2 बार। तो मैं यहाँ देखता था बहुत मतलब मज़लूम लोग हैं, मतलब ऐसे-ऐसे मतलब जिन लोगों को कुछ आता नहीं था, उनको ठगा जाता था, करप्शन बहुत हाई लेवल पे था। मतलब कोई भी अकाउंटेबल नहीं था, और बहुत दादागिरी थी, बहुत गुंडागर्दी थी। तो उसी को क्लीन करने के लिए मैंने सीधे सोचा कि मैं वापस कश्मीर जाऊँ, वहाँ किसी कॉलेज में अपॉइंट हो जाऊँ, या अगर तब तक नहीं होता हूँ, तब तक मैं लोगों की खिदमत करूँ। फिर 2015, 16, 17 मैंने आरटीआई एक्टिविज़्म स्टार्ट किया। मैंने बहुत बार स्कैम्स ओपन किए। इवन बीडीओ ऑफ़िस मैंने फिर विजिलेंस कमीशन को दिया, उनको सस्पेंड किया गया। बहुत सारे स्कैम्स मैंने तब से ओपन किया, और फिर मैं इसी मसरूफियात में रहा कि मुझे जम्मू एंड कश्मीर को क्लीन करना है, करप्शन फ्री बनाना है, क्योंकि ये निहत्थे लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता है, बेचारे इनोसेंट हैं। आपने देखा हर एक स्कैम में यही क्यों फँसते हैं? बिकॉज़ दे आर नॉट अवेयर। और कल परसों का आपने स्कैम देखा, एक लड़का कैसे बिल्कुल, ठगता है, क्योंकि ये बिल्कुल, वी आर बिल्कुल, इमोशनली ब्लैकमेल्ड बाय एनी पर्सन। कोई भी हमें बिल्कुल। ब्लैकमेल कर सकता है, अपनी बातों में फँसा सकता है। तो उनको अवेयरनेस करने के लिए मैंने सीधे मुँह यहाँ किया, फिर मैंने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उठाया, हेल्थ उठाया, एजुकेशन उठाया, उन पे आरटीआईज़ डाली, उस पे इवन मुझे बहुत सफ़र होना पड़ा। एफआईआर भी लगे, बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें, वो आपको पता ही है बिल्कुल। सर। तो एज़ अ आरटीआई एक्टिविस्ट हम बात करेंगे। आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लेकिन एज़ अ आरटीआई एक्टिविस्ट चैलेंजिंग होता है आरटीआई एक्टिविस्ट बनना, वो भी कश्मीर में। देखिए, सबसे पहले जो चैलेंज आता है वो अपनी फैमिली ही आती है, क्योंकि अगर उन्होंने देखा बिल्कुल, कि आरटीआई एक्टिविस्ट की फैमिली बहुत मतलब शरीफ है, तो उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि आपका बेटा वाइंद्राव ये कौशिक पेट या वनो एलिमंस रोंग, बिल्कुल, अब बिल्कुल। ये सोसाइटी को सुधारने के लिए निकला है, ये पागल है। यही टर्म्स दी जाती थी मुझे भी कि ये पागल है, ये क्रेक है, ये जब पीएचडी है, तो ये छोटे-छोटे बच्चों से बात क्यों करता है, उनके साथ इंटरैक्ट क्यों करता है, बुज़ुर्गों के पास क्यों बैठता है, इसका दिमाग खराब है, ये पीएचडी नहीं है। और बहुत लोगों ने ये भी डिक्लेयर किया कि ये पीएचडी नहीं होगा। ये तो कहता है अपने आप को डॉक्टरेट, मुझे हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि इसका इंटरैक्शन बच्चों के साथ होता है, माँ-बहनों के साथ होता है, बुज़ुर्गों के साथ होता है, तो बहुत लोगों को डाउट भी फ़ील होता है कि ये सच में पढ़ा-लिखा होगा भी या नहीं। उसके बाद उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, फिर उनको थ्रेट्स दिए जाते हैं कि आपका बेटा पागल है, ये है, और निकला है मतलब अलग से। और फिर लाइफ को भी थ्रेट होता है। आपने खुद देखा कि मैं बिल्कुल, रात में बिल्कुल। कभी-कभी इवन मतलब नाका लगाता हूँ, उन रोड्स पे डंपर्स के सामने आता हूँ, वो वीडियोज़ भी आप देख रहे होंगे। या बहुत जगह मैंने इल्लीगल माइनिंग वालों के साथ सीधे लाइव वीडियो चलाया, वहाँ उन गुंडों के बीच गया मैं। या इवन बहुत सारे मसले जहाँ पर थ्रेट दिए गए, बहुत सारे मतलब बैरियर्स आते हैं, चैलेंजिंग है ये, लेकिन एट लास्ट ये कुरान में भी लिखा है, हर एक रिलीजियस बुक में लिखा है, एट लास्ट जो हकीकत होती है, जो सच्चाई होती है, वो सामने आ ही जाती है, और उसी की जीत होती है। आपको पता है कि कितनी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं एज़ अ आरटीआई एक्टिविस्ट। ये कोई मतलब छुपी देखिए बात नहीं है। मतलब क्या देखिए चीज़ें थी, क्या रीज़न था जिसने आपको मजबूर किया ये करने पर? देखिए, मेरा पहले ही मोटिव था, जब मैं यहाँ से अलीगढ़ गया, मेरा तब ही मोटिव था कि मैं आईएएस ऑफ़िसर, आईपीएस ऑफ़िसर बन के एक पुलिस ऑफ़िसर, क्योंकि हम लोग बचपन में क्या देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं। मूवीज़ में हम देखते हैं एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफ़िसर, वो कैसे करप्शन खत्म करता है, वो कैसे गुंडों को पीटता है, वो कैसे क्लीन। लेकिन वो जस्ट एक सीडो है, टू बी ऑनेस्टली। अगर बहुत सारे पुलिस वाले ऑफ़िशियल्स देखते होंगे, तो ये जस्ट फ़िल्मी सीन है, ये प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर से ऑफिसर आता है, वो कहता है नहीं, ये इस डायरेक्शन में चलो। वो कोई ऑर्डर नहीं देता है आपको, सीधे कहता है इस डायरेक्शन में चलो। अब कोई ऑनेस्ट ऑफिसर होता है, उसको सफ़र होना पड़ता है। यही ड्रीम था कि मैं आईपीएस ऑफिसर बन के फिर क्लीन करूँ सोसाइटी को। लेकिन जब मैंने उसमें मैं फेल हो गया न लास्ट मतलब इंटरव्यू में, फिर मैंने सोचा मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं एसपी रैंक के, हुँ, डीएसपी रैंक के, उनसे मैंने फिर हम बात करते हैं, क्योंकि केएस साथ में दिया था, आईएएस साथ में दिया था। उसके बाद हम बैठते हैं, तो कहता था मैं उनसे कि जो हमने ड्रीम बनाए थे
क्या वो रियलिटी में प्रैक्टिकली हम करते हैं सोसाइटी में? उन्होंने कहा नहीं, वो प्रैक्टिकली लाइफ नहीं थी। फिर मैंने सोचा बेस्ट वे क्या है इसको इरेडिकेट करने के लिए, करप्शन को, बाकी नेपोटिज्म को, इन फेक डिग्रीज को। इसमें बेस्ट मुझे लगा कि आरटीआई डालो, इनको ओपन करो, एक्सपोज करो, सोशल मीडिया पे चलाओ, ताकि 10 लोग डर जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा वेपन है, अगर हम एक बंदे को हाईलाइट करते हैं, 10 बंदे डरते हैं बिल्कुल, कल हमारा भी नाम आ जाएगा, वो डरते हैं। बिल्कुल। और अगर हम अवेयरनेस डालते हैं, फॉर एग्जांपल फेक डिग्रीज की, तो 10 हुँ, बंदे डरते हैं कि नहीं कल हमारा भी नाम आएगा इस फेक डिग्री में, तो वो पीछे रह जाते हैं। और इसी से मैं चाहता हूं क्लीन करूं। या इवन रूरल डेवलपमेंट में अभी आपने देखा होगा 5-6 दिन पहले मैंने सीधे मेजरमेंट टैप लिया, मैंने सीधे मेजरमेंट के जरिए दिखा दिया कि ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, इतना काम हुआ है, इसमें बिल्स फ्रॉडुलेंटली इन्होंने बनाए। तो फिर कॉग्जिनेंस लेता ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप फिर कॉग्जिनेंस लेता है, या लोगों को डर भी लगा रहता है कि हम फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, इसलिए मैंने फिर एक्टिविज्म ही चुना। कुछ मालूमात हासिल करते हैं, क्या प्रोसीजर आपका रहता है, ये सब कुछ हासिल करने में, इन्फॉर्मेशन हासिल करने में क्या कुछ आप करते हैं? देखिए, मैं एक प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैंने बिल्कुल। हमेशा क्लास में, अगर मेरे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे थ्रू आउट मतलब जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि हुँ, मैंने 5-6 साल में 8 कॉलेजेस में काम किया। कठुआ में मैंने काम किया, कठुआ पीजी कॉलेज, हुँ, उधमपुर में मैंने काम किया, जो लास्ट पोस्टिंग थी। उसके बाद मैंने गांधीनगर वुमेन्स कॉलेज किया, एमए रोड किया काम मैंने, उसके बाद कुलगाम में काम किया, इवन अनंतनाग बॉयज़ कॉलेज में पीजी बच्चों को पढ़ाता था सोशियोलॉजी। हुँ, इग्नू के थ्रू, मतलब इग्नू का जो कोर्स है वो पढ़ाता था 2 कॉलेजेस में, अनंतनाग और कुलगाम में। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उनको पता है, मैं क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर पहला मेरा होता था। मैं कभी किसी को मैंने अपना नाम नहीं बोला। मैंने एक आइडेंटिटी, एक आइडियोलॉजी बोली, वो ये कि आपको पायस रहना है, आपको रेगुलर रहना है, बिल्कुल, आपको पंक्चुअल रहना है, उसके बाद बिल्कुल, आपको बिल्कुल। नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग और रिलीजियस आइडेंटिटी जो हमारी है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, और आपको सर्व करना है ह्यूमैनिटी। वो अगर देख रहे होंगे तो उनको याद होगा। उनको मैं हमेशा कहता है, मैं करप्शन के खिलाफ हूँ, मैं नेपोटिज्म के खिलाफ हूँ, मैं ये फ्रॉडुलेंट्स के खिलाफ हूँ, और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में यही चाहता हूँ कि आप लोगों की जो सोसाइटी हो, वो इससे पाक और साफ हो जाए। उसके लिए मैं कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जब मुझे टर्मिनेट किया गया तो मैंने बेस्ट वे सोचा, टर्मिनेशन से पहले भी मैं आरटीआई के ही ज़रिए किसी के भी डॉक्यूमेंट्स ले सकता हूँ। लेकिन आजकल क्या हुआ है, जब से हमारा एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हुआ है, उसके बाद बिल्कुल। आजकल ऑफिसर्स जो होते हैं वो गुंडागर्दी दिखाते हैं। ओपनली मैं कह हुँ, रहा हूँ, ऑफिसर्स देखते भी होंगे। अगर हम आरटीआई डालते हैं, पता है वो वहाँ से क्या लिखते हैं? वो कहते हैं हुँ, ये वाला सेक्शन के अंडर हम नहीं दे सकते हैं आपको इन्फॉर्मेशन। वो बिल्कुल। जो सेक्शन है, वो हुँ, सिर्फ़ उसमें लगता है कि अगर आप लोगों को सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से किसी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, वो नहीं दे सकते हैं। वो सिर्फ़ डिफेंस वाले पर्सन्स के साथ होते हैं। लेकिन वो वाला आर्टिकल वो आज जनरल हर एक चीज़ में जोड़ते हैं, चाहे कितना भी फ्रॉडुलेंट, चाहे एसटी सर्टिफिकेट फेक हो, हुँ, आरबीआई फेक हो, ईडब्ल्यूएस बिल्कुल। फेक हो, या जो माइग्रेंट लोग रहे हैं वहाँ एलआईसी हुँ, फेक हो, कोई भी सर्टिफिकेट फेक हो, अगर हम माँगेंगे, कहेंगे नहीं हम नहीं दे सकते इसकी इन्फॉर्मेशन। क्यों? हुँ, क्योंकि नहीं, ये डिफेंस का मसला है, ये ऐसे। जबकि वो रियलिटी में आरटीआई में नहीं आता है। तो बहुत चैलेंजेस है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, पहले फर्स्ट मतलब फर्स्ट आरटीआई डालता हूँ, फिर फर्स्ट अपील करता हूँ, फिर सेकंड अपील। ऑल्दो एब्रोगेशन के बाद डिफिकल्ट हो गई चीज़ें, लेकिन मैं ट्राई करता रहता हूँ। अगर मुझे वो हुँ, सोर्स नहीं मिलता है, तो मैंने माशाल्लाह बहुत अच्छे बीज बोए। मेरे स्टूडेंट्स हुँ, देख रहे होंगे, वो हर जगह मेरा सोर्स बने हैं, और उनको आइडियोलॉजी या है। डॉक्टर बारी इज़ नॉट अ नेम कि डॉक्टर अब्दुल बारी बिल्कुल, मैं नाम हूँ। मैं एक आइडियोलॉजी हूँ। चाहे मैंने कठुआ में बिल्कुल। काम किया है, इवन उधमपुर में फीमेल स्टूडेंट्स ने मेरे सपोर्ट में प्रोटेस्ट भी किया कि ये ऑनेस्ट बिल्कुल। बंदा है, ये देशद्रोही नहीं हो सकता है, आपने उसको अरेस्ट क्यों किया? उनका अभी भी अगर देखेंगे, वो सीधे सोशल मीडिया पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया मेरे सपोर्ट में। क्यों? क्योंकि उनको मेरा नाम से मतलब नहीं है, उनको मेरे काम से मतलब है, और वो उसी आइडेंटिटी पे, उन्हीं फुटप्रिंट्स पे चलते हैं जो मैंने उनको क्लास में बोले हैं। इसलिए मेरा थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर सोर्स बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स मेरे लिए काम करते हैं, और वो मुझे पिन आउट बोलते हैं कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदा, तो मैं उस पे फिर काम करना शुरू करता हूँ। अगर डॉक्टर साहब मैं आपको ये कहूँ कि मतलब कौन-सा डिपार्टमेंट आपके लिए अभी तक सरदर्द बन के रहा है? मतलब जहाँ से आपके लिए इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत मतलब वो टफ रहा है अभी तक, अपहिल टास्क हम कह सकते हैं। वो कश्मीर यूनिवर्सिटी है। क्योंकि उसने बर्बाद किया है पूरे जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को। मैं अगर आरटीआई डालता हूँ, मुझे
इसकी कॉपी चाहिए क्योंकि आपने इसमें मार्किंग कम की, मेरे बच्चों को कम दिए हैं मार्क्स, तो वो नहीं देते हैं। अगर मैं उनसे पूछूं ये इन्फॉर्मेशन, वो देते ही नहीं है, जो भी मैं मांगू वो देते ही नहीं है। फिर हायर एजुकेशन भी आ गया उसके बाद, मींस एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे टफ है, लेकिन सबसे ज्यादा टफ मुझे लगा कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो सिर्फ टाल मटोल करते हैं, वो अपने बंधु को बचाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर एक बंदा हमारा जो करप्शन के थ्रू या नेपोटिज्म के थ्रू लगा है आज ऊंची पोस्ट पे है, अब उसको बचाने के लिए हर एक कोशिश जी तोड़ के कोशिश की जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस भी है 18 मंथ का कोर्स इज नॉट इक्वल टू 24 मंथ। ये सुप्रीम कोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा सबसे बड़ा कोर्ट, पवित्र जगह सुप्रीम कोर्ट कहता है 18 मंथ का कोर्स जो है वो इक्वल टू 24 मंथ्स का नहीं होगा, उनकी डायरेक्शन है। यूजीसी कहती है कि ग्लोबल 21 यूनिवर्सिटी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। जो जिस बंदे ने वहां से डिग्री की है उसको आप डायरेक्टर के पोस्ट पे पहुंचा रहे हो, लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी इस चीज को लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी अब करप्शन के लिए ना ज़ीरो टॉलरेंस एक पॉलिसी रखी गई है कि हम करप्शन ना किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या लगता है कि गवर्नमेंट को मतलब इसमें कामयाब हुई है कि अभी और बहुत कुछ करना है? डॉक्टर बारी साहब किस तरह से देखते हैं ये ज़ीरो टॉलरेंस जो गवर्नमेंट की है चीज़ों को? देखिए, एक होता है ग्रॉस रूट लेवल से, फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल, एक होता है टॉप टू बॉटम लेवल। यहाँ बिल्कुल। इंडिया में जितनी भी प्लानिंग आती है ना, प्लानर्स जितने भी है, वो टॉप टू बॉटम डालते हैं पैसे। फॉर एग्जांपल, वो टॉप से बॉटम पे ले आते हैं चीजों को, लेकिन हमें वैसे नहीं लेनी है, हमें बॉटम से लेके टॉप अप्रोच इख्तियार करना है। जब हम बॉटम से ले लेंगे तब जाके चीजें ठीक होंगी। फॉर एग्जाम्पल, उनको आता है, आप अगर देखेंगे हर एक जगह लिखा है नो करप्शन, करप्शन फ्री जोन, करप्शन दिस, उसके बाद वीकली किया जाता है, उसके बाद पोस्टर्स, बैनर्स चलते भी हम सड़कों पे है, करप्शन फ्री, वो सिर्फ अल्लाह गुल्ला है। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से पूछना चाहता हूं, जब भी डॉक्टर बारी जैसे लोग आपको आरटीआई डालते हैं, क्या आप जस्टिस करते हैं? जब भी आप लोगों को पता चलता है ये फ्रॉडुलेंटली लगा है, क्या उसको आप टर्मिनेट करते हैं? क्या उसके यस, खिलाफ आप ये एक्शन यही लेते यही हैं? क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ सर, क्योंकि आप जब भी आप कोई स्कैम एक्सपोज करते हैं, किसी को भी आप एक्सपोज डिपार्टमेंट को एक्सपोज करते हैं विथ फुल प्रूफ, लेकिन उसके बाद क्या उस पर गवर्नमेंट कार्रवाई करती है कि बस ऐसे ही? नहीं। देखिए, अगर आप अभी रिसेंटली देखेंगे मतलब जो ये साकिब का मसला हुआ है, उस पे हाँ आज बिल्कुल, ये एफआईआर भी लगी, यस्टरडे जो आपने अपलोड 294 किया ऑफ था वीडियो। 2023 एफआईआर भी लगी उसकी आज। यस। तो मैं सैल्यूट करता हूँ डीआईजी साहब को, पुलिस डिपार्टमेंट को, क्योंकि उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, उन्होंने सोचा ये ग्रेव सम इशू है, और हर एक पुलिस थाने में उन्होंने रिपोर्ट्स ली। और मैं शुक्रगुजार हूँ डीएसपी हेडक्वार्टर आशिक साहब का, अनंतनाग के हैं, उनको मैंने कल ही फोन किया, मैंने कहा ये बहुत बड़ा माफिया है और इसने एक्सप्लॉइट किया, इसने एक्सटॉर्शन किया। उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, डीआईजी साहब को भी, इवन एसएसपी साहब को भी, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने एक्शन लिया। मैं यही एक्शन हर एक केस में चाहता हूं, लेकिन मुसीबत ज़्यादा हूं, मेरी सुनने वाले बहुत कम डिपार्टमेंट वाले हैं, मेरी सुनने वाले बहुत कम ऑफिशियल्स हैं। अगर मैं इवन वीसी मैम कश्मीर यूनिवर्सिटी की दरख्वास्त करता हूं कि ये आप गलत करते हैं, वो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं सुकास्ट यूनिवर्सिटी को दरख्वास्त करता हूं, वो नहीं। हायर एजुकेशन को दरख्वास्त करता हूं, वो नहीं। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं बहुत सीरियस है, बहुत अच्छे ऑफिशियल्स है वहां पर, और जो हमें डीजीपी साहब आए हैं या डीआईजी साहब बहुत ऑनेस्ट है, मैं उनको सल्यूट करता हूं पुलिस डिपार्टमेंट को कि उन्होंने टाइम बाउंड एक्शन लिया, और आज उनको एफआईआर, साकिब बशीर को एफआईआर 294 उसी मसले के बारे में जानना 2023। चाहेंगे, उसी मसले के बारे में जानना चाहेंगे कि वो क्या मसला था? अगर आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा-सा ब्रीफली उसके बारे में बताना हाँ, चाहेंगे। मैं ब्रीफली बताऊंगा। देखिए, ये आज से 1 महीने पहले की बात है कि मैंने पहले ही कहा, मेरा अच्छा खासा सोर्स है, मेरे स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट मुझे कॉल करता है, कहता है कि सर ऐसे-ऐसे फ्रॉडुलेंटली एक बंदा लड़की बन के ऐसे-ऐसे, उसने कहा एक लड़की है, उसने ये नहीं कहा लड़की बन के, उसने कहा एक लड़की है, वो फ्रॉडुलेंटली ऐसे कहती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। इवन उसने ये भी चढ़ाया था सोशल मीडिया पे, मैं आप लोगों के साथ सेक्सुअली इंटीमेट भी होना चाहूँगी, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, मुझे इवन अपनी बहन को बचाना है, वो कैंसर पेशेंट है। देन आई गेट शॉक्ड। ये अगस्त 2023 की बात है जब उसका पोस्ट आया, शाया हुआ।
उसके बाद मैंने काम शुरू करना स्टार्ट किया। मैंने अपने सोर्सेज़ जितना भी, मैंने पहले ही कहा, मेरे स्टूडेंट्स अच्छे खासे हैं थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर में। मैंने काम उनको बाँटना स्टार्ट किया और उन पे काम पे लगाया उनको। उन्होंने सीधे उनके अकाउंट में, जो ये साकिब बशीर है, इसने क्या किया है, इसने एक लड़की का अकाउंट अपने फ़ोन के साथ लिंक किया है। तो फिर हमने काम स्टार्ट किया 1 महीने पहले। हमने इवन इसके घर के गश्त भी किए। इवन जो कलेक्शन हुई इन्फॉर्मेशन, ये किस लड़की को घर ले आता था, वो मैंने इवन आपको लाइव में भी कहा कि आपने इस डेट पे इस लड़की को लाया। उनको फिर फ़ोटोग्राफ़ी की जाती थी, वीडियोज़ भी बनाए जाते थे और फिर उससे एक्सटॉर्शन किया जाता था। इवन इसके पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व हुए, इसकी माँ-बाप वो दोनों इन्वॉल्व है इस सब कांड में। फिर हमने हर एक चीज़ कलेक्ट किया, कितने लोगों को इसने ठगा, कितने लड़कियों को। इवन हम जिस लड़की का बैंक अकाउंट इससे रिलेटेड था, उसके घर भी गए। वो बेचारी इतनी इनोसेंट लड़की थी। तो उससे भी मैंने बात की, उसके पेरेंट से उन्होंने 80,000 ठगा। फिर उसका अकाउंट लिंक किया, उनको पता भी नहीं है आज तक इतना पैसा ये कैसे खा रहा है, और इमोशनली लोगों को फूल बनाता था। फिर मेरे सोर्सेज़ ने कलेक्शन की, इन्फॉर्मेशन की, हम बैंक मैनेजर से भी मिले, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। इवन ये साकिब उस बैंक में भी गया था उनसे लेने के लिए कि मुझे एटीएम दे दो, तो बैंक मैनेजर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने सीधे मना किया, मैं नहीं दे सकता हूँ किसी लड़की का एटीएम। फिर उस लड़की के घर गए, तो उसके बाद जब ये पूरा मैंने हाइलाइट किया, उसके बाद बहुत लड़कियों के कॉल आए, बहुत लड़कों के कॉल आए। तो उन्होंने कहा कि ऐसी-ऐसी बात हुई, इसने हमें भी ठगा, हमें भी ठगा। तो ये मतलब ये पूरा मैंने ओपन किया। मैं वैसे ही इसको ओपन करता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कश्मीर यूनिवर्सिटी का पेपर स्कैम हो, या फ्रॉडुलेंटली डॉक्यूमेंट हो, या हायर एजुकेशन का है, जेकेपीएससी का हो, या इवन एसटी मेरे भाई जितने भी हैं, उनके सर्टिफिकेट्स का स्कैम हो, कितने डिपार्टमेंट्स में वो फेक फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स लगाए और उनने नौकरियां पाई और हक खाया मेरी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का, वो भी आपने देखा। और इवन आपने आरडीडी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मैं जब बिल्कुल, जाता हूँ, बिल्कुल। तो वो मेजरमेंट भी करता हूँ। जैसे मैंने वो स्कैम्स किए, वैसे ही इस स्कैम पे 1 महीने खर्च करके मैंने ये मतलब सर्फ करके मैंने ये ओपन किया ये स्कैम विद डॉक्टर माय साहब टीम। ये डॉक्टर साहब ऑनेस्टली बताइए, डर नहीं लगता है? देखिए, डर पहले-पहले लगता था। पहले इवन मुझे अगर आपको याद होगा, ये अर्ली टाइम्स ने एक बार न्यूज़ भी की थी, आरडीडी डिपार्टमेंट में ब्लॉक कईमू में डॉक्टर बारी को पीटा गया गोंस के ज़रिए। उन्होंने न्यूज़ भी निकाली। हाँ, उन्होंने पीटा था। इवन तथ वहाँ कशीर पेट कांगरी थे इसमें चलावन, जितने भी ये बिल्कुल। कंट्रैक्टर्स और गुंडे थे। लेकिन आज थोड़ा-सा चेंज, आज इनको मुझसे अब डर लगता है, क्योंकि कुरान में भी लिखा है, या इवन शेखुल आलम मुस्लिम कौल अगर वुचो युस खूस ज़ातस तमिस खूस आलम। एक स्टेज बिल्कुल। आता है जिसमें आपको पीटा जाता है, गालियाँ निकाली जाती है, थ्रेट्स दिए जाते हैं, लेकिन जब वो सब स्टेजेस खत्म हो जाती है, फिर आप इतना स्ट्रॉन्ग बनते हो, फिर आपको डर नहीं लगता। और मुझे डर किससे लगेगा? टू बी ऑनेस्टली आई लॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग। मेरी जॉब बिल्कुल, थी, वो टर्मिनेट किया गया। मैं 1.5 साल जेल रहा। तो अब बिल्कुल। किस चीज़ का डर है? अब मुझे किसी चीज़ का डर है ही नहीं। अब वो सिर्फ़ ये, मैं पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता था, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बात करता था, हक की बात करता था, बिल्कुल, नाहक की बात करता था, और आज भी वही करता हूँ। आजकल ऑफ़िशियल्स को पता चल गया है कि नहीं, ये डेवलपमेंट की बात करता है, ये सोशल नॉर्म्स की बात करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता था। बिल्कुल। बदकिस्मती से उस दिन उन ऑफ़िशियल्स को समझ नहीं आता था कि ये सोसाइटी का सेवर है, ये देशद्रोही नहीं है, ये देशभक्त है। उस दिन उन्होंने मुझे इसीलिए देशद्रोही द्रोही दिया, क्योंकि उन्होंने अपना स्किन बचाने के लिए, करप्शन का माफिया जो खड़ा हुआ था उसको सेव करने के लिए, उन्होंने मेरे खिलाफ चार्जेस लगाए और मुझे जेल में डाला। और ये अल्लाह की मर्जी थी, क्योंकि मैं पहले चेन्स में बंधा हुआ था, मैं एक जेल में था क्योंकि जॉब करता था, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। उन्होंने वो बेड़ियां खोल दी और मुझे खुला छोड़ दिया। अब मैं कोई बेलगाम हो रिग्रेट गया। अपनी टर्मिनेशन का रिग्रेट है सर? नहीं, मुझे प्राउड है। क्योंकि आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, स्टूडेंट देख रहे होंगे, मैंने कभी क्लास मिस नहीं की। मैं इवन बिल्कुल, ग्राउंड में 1400, जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ाता था मैं, 1400 बच्चों को ग्राउंड में क्लास देता था। मुझे बिल्कुल। प्राउड तब भी फ़ील है, मुझे आज भी प्राउड फ़ील है, क्योंकि आज भी मैं ऑनलाइन, मेरा डॉक्टर बारी अकेडमी एक यूट्यूब चैनल चलता है, उसपे मैं लेक्चर्स डाले हुए हैं। मैं आज भी बच्चों को वही बेनिफिट देता हूँ। और आज आप अगर देखेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी में, देखिए पीजी कितने बच्चे कर रहे हैं, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कितने हैं, दिल्ली में कितने हैं, हर एक जगह इंडिया में
पीजी के स्टूडेंट्स जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, ज्योग्राफिया पढ़ते हैं, जेंडर पढ़ते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं और एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं। अब मैं 5 सब्जेक्ट्स का मास्टर्स तैयारी कराता हूँ बच्चों को, पढ़ाता हूँ बच्चों को। पहले मैं एक ही सब्जेक्ट का प्रोफेसर था, अब मैं बहुत सब्जेक्ट्स का प्रोफेसर हो गया। आखिर पर हम आपसे मैसेज लेना चाहेंगे, हमारे यूथ्स के लिए क्या मैसेज रहेगी डॉक्टर साहब की तरफ से? यूथ के लिए सिर्फ आप मुझे दुआ देते रहिए। आप अपने पेरेंट्स से भी कहें, क्योंकि जो आपके पेरेंट्स हैं वो मेरे पेरेंट्स हैं। आप अपनी बहनों से भी कहिए कि आपका अगर एक भाई होगा, 2 भाई है, डॉक्टर बारी भी आपका भाई है। उन माँओं से कह दीजिए डॉक्टर बारी आपका बेटा है। अपने पेरेंट्स से कह दीजिए वो मेरे लिए दुआ करें। और करप्शन फ्री जो मेरा ड्रीम है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, माइंड में बनाया है, जेएंडके को मैं करप्शन फ्री करूँगा, उसमें मेरी मदद करे वो। और जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के ऑफिशियल्स देखते हैं, मैं देशद्रोही नहीं हूं, नंबर फर्स्ट। ना मुझे जानबूझ के उन करप्टेड ऑफिशियल्स ने देशद्रोही बनाया है। आपका मैं सबसे बड़ा सपोर्टर हूं। आप लोगों का आधा काम तो मैं ही करता हूं। आप ही देख लीजिए मैं कितने स्कैम्स ओपन करता हूं, मैं कितना अकाउंटेबल चाहता हूं जेएंडके को बनाना। आप लोगों को आगे आके दिक्कत नहीं होगी, इतने क्रिमिनल्स नहीं होंगे, इतने करप्शन स्कैम नहीं होंगे। आपका तो मैं हम सफर हूं, आपका तो मैं साथी हूं। आप मुझे देशद्रोही मत समझिए। आप मुझे एक अच्छा एक शीशा समझिए, जो एक आईना है। जैसे आप मुझे देखोगे वैसे ही आप पाओगे। रिक्वेस्ट है मेरे लोगों से और जनरल पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है, कंधे से कंधे मिला के मेरे साथ चलिए। बिल्कुल। मैं प्रोटेस्ट मार्च पे मैंने कम से कम 500-800 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, हर एक गांव जाता हूँ। आप मेरा साथ दे दीजिए। इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ्स में करप्शन फ्री जेएंडके करके दे दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक़्त निकाला। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का शो लेट्स टॉक यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।